कक्षा 12 के छात्रों के लिए भूगोल विषय में आज चौथा अध्याय है मानव विकास। मानव विकास को समझने के लिए वृद्धि और विकास को समझना अति आवश्यक है। वृद्धि भौतिक परिवर्तन है। यह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। जैसे किसी बच्चे का लंबाई बढ़ना, मोटाई बढ़ना या पतला होना, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। बच्चे का मोटा होना, बड़ा होना यह धनात्मक वृद्धि है तथा पतला होना ऋणात्मक वृद्धि है। इसी तरह यदि हम जनसंख्या में देखें तो जनसंख्या यदि बढ़ती है तो धनात्मक वृद्धि है और घटती है तो ऋणात्मक वृद्धि है। वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास जो है गुणात्मक होता है। गुणों में वृद्धि होना विकास कहलाता है। तो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे मानव विकास। मानव के विकास का अध्ययन किन किन बिंदुओं को लेकर किया गया है वो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि को और ऋणात्मक ह्रास को इंगित करता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य निरपेक्ष होता है। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है तथा सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरणतः किसी निश्चित समयावधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं कि नगर में वृद्धि हुई है। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी ही रहती हैं तब इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा हुआ है। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा मजबूत होती थी उसे उतना ही अधिक विकसित मान लिया जाता था। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध होते हैं और जिन स्वतंत्रताओं का वो भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह विचार नया नहीं है। पहली बार इस विचारधारा को 80 के दशक के अंत तक 90 के दशक के प्रारंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में 2 दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील हैं। विकास का
मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास करते हों, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक विशिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधन का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अतः संसाधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में सोच सकते हैं? प्रायः लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता एवं स्वतंत्रता नहीं होती है। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता, उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। इससे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक विशिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। उदाहरण, एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो जाता है। इसी प्रकार प्रायः निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। मानव विकास के 4 स्तंभ। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास की विचारधारा भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। समता का आशय है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय में विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। भारत में स्त्रियों और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। निर्वाहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। सतत पोषणी मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसर को कम करेगा। बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर देता तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर प्राप्त हो जाएंगे। उनकी वृत्तिका
के विकल्पों में तीव्रता से छंटनी होती जाएगी और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ उत्पादकता का अर्थ है कि मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्र के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास अथवा उनके बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय के राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। तो इस प्रकार जो ये 4 स्तंभ हैं मानव विकास के, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये इन सब का जो है वर्णन इसमें किया गया है। अब आते हैं मानव विकास के उपागम। यानी मानव के विकास के उपागम का मतलब होता है कि उसको किस ढंग से देखा जा रहा है, कितने प्रकार के ढंगों से उसे देखा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण उपागम इस प्रकार हैं: आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। इसका मतलब है कि मानव विकास के अध्ययन के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया गया है वो उसके उपागम हैं, जिसमें आय उपागम में आय को दृष्टि में रख करके मानव के विकास की कल्पना की जाती है। दूसरा है कल्याण उपागम, जो मानव के कल्याण को उद्देश्य मान करके मानव विकास का अध्ययन करता है। न्यूनतम आवश्यकता उपागम, जो न्यूनतम आवश्यकता है उसको ध्यान में रख करके मानव विकास का अध्ययन करता है। क्षमता उपागम मानव में क्षमता उत्पन्न करके और उसके विकास की कल्पना करता है। आइए देखते हैं आय उपागम। यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इनमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। यह विचार है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। आय उपागम में आपने देखा कि इसमें आय को ही महत्ता दी गई है कि अगर आय अच्छी है व्यक्ति की, मानव में आय अधिक है तो वो अन्य सुविधाओं का भोग कर लेगा। और दूसरा है कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्यों के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास के प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। सरकार कल्याण का अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है।
कल्याण उपागम ये मानता है कि मानव निष्क्रिय प्राप्त करता है और इसके विकास के लिए सरकार को उनके विभिन्न आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख के संसाधन आदि की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। वो उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मानव एक निष्क्रिय प्राप्त करता है। इस उपागम का ये उद्देश्य है और इसी को ध्यान में रख करके मानव विकास का ये अध्ययन करता है। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की अपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। ये उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसमें 6 आवश्यकताएं, जो मूलभूत 6 आवश्यकताएं हैं, उस पर जोर देता है कि ये आवश्यकताएं मानव को मिलनी चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास हैं। इनकी व्यवस्था मानव का विकास करती हैं और ये न्यूनतम आवश्यकता भी है मानव के लिए। अगला है चौथा उपागम, क्षमता उपागम। अगला चौथा है क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। इसका मतलब है कि क्षमता उपागम में यह जोर दिया गया है कि मानव को क्षमतावान बनाना चाहिए ताकि वो संसाधनों तक पहुंच सके और अपना विकास कर सके। मानव विकास का मापन। मानव विकास का मापन एक सूचकांक है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों के निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। यानी मानव विकास सूचकांक 0 से 1 तक का एक स्कोर बनाया है और सभी देशों का तमाम सूचकों को ध्यान में रखते हुए उसको गणितीय विधि से वो अंक या क्रम निर्धारित किए जाते हैं और इसी क्रम के आधार पर वहाँ के मानव के विकास को मापा जाता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, अर्थात स्वास्थ्य सूचक का जो इंडेक्स है उसका जो मानक है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है और जिस तरह की जीवन प्रत्याशा होगी उस तरह के उन्हें नंबर या क्रम दिए जाते हैं। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने का अवसर। प्रौढ़ साक्षरता दर और
सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुँचने को प्रदर्शित करता है। दूसरा जो सूचक है वो ज्ञान से संबंधित है। तो प्रौढ़ साक्षरता दर के अनुसार ये आकलन किया जाता है कि वहाँ का शिक्षा का स्तर, ज्ञान का स्तर क्या है। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुँच कितना आसान और कितना कठिन है। इसका अर्थ है कि जब विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या अधिक होगी तो पता चलेगा कि ज्ञान तक पहुँच अधिक है, और जब कम होगा तो ज्ञान तक पहुँच कम होगी। संसाधनों तक पहुँच को क्रय शक्ति के संदर्भ में भी माना जाता है। ये भी एक सूचक है जिसको अमेरिकी डॉलर में नापा जाता है कि संसाधनों तक पहुँच को क्रय शक्ति, यानी व्यक्ति में क्रय शक्ति कितनी है, इसको भी एक सूचक के तौर पर माना जाता है। और इन सभी सूचकों को मिला करके वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/2 भारिता दी जाती है, 1/3 भारिता दी जाती है। यानी इन सबको जो सूचक हैं उनको 3 भागों में बांट करके और उसकी भारिता निर्धारित की जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को एक भारों का कुल योग होता है। यानी मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों के कुल योग के बराबर होता है। जैसे हमने बता दिया कि इसमें जो सूचक हैं, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित सूचक हो या ज्ञान से संबंधित सूचक हो या क्रय शक्ति से संबंधित सूचक हो, इनको 3 भागों में बांट करके और उसके अनुसार किसी देश को वो अंक प्रदान करके और ये तीनों के अनुसार उसे अंक प्रदान किया जाता है और अंत में उन तीनों का योग करके एक मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। स्कोर 1 के जितना निकट होता है, कहने का मतलब इन तीनों के योग यानी स्वास्थ्य सूचक, ज्ञान सूचक, क्रय सूचक, ये तीनों सूचकों को मिला करके यदि स्कोर 1 के जितना निकट होता है, मानव विकास का स्तर उतना अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर का माना जाता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास की प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। कहने का मतलब है कि ये जो सूचकांक बनाए गए हैं ये पूर्ण नहीं है, पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वितरण संबंधी तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता। मानव गरीब सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, यानी गरीबी भी एक सूचकांक है। जैसे कि हम बताया
कि ये वितरण पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो उसमें ये भी आता है कि गरीबी क्या विकास का मानक नहीं है? बिल्कुल विकास के मानक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। गरीबी का मतलब है कि मानव विकास में कमी आ रही है, उसका विकास नहीं हो रहा है। यह एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश में मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रख पाने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इनमें गिने जाते हैं। प्रायः मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करती है। मानव विकास के इस दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश के मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों का अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी भी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और सामाजिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास स्तर के अन्य संबंधों के बारे में सोच सकते हैं? कहने का मतलब, क्या मानव विकास के में जो बाधा हैं या जो उसको मापने का कोई और तरीका आपके दिमाग में आ रहा है? इसमें मानव का विकास मापा जा सकता है? आप सोचें। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। अब मानव विकास का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करना इस हेडिंग का विषय है। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्रायः मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्था होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिदाद और टोबैको का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इस प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूहों में बांटा जा सकता है। अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न, ये 4 वर्गों में बांटा गया है। उच्च वर्ग के अंतर्गत वो देश आते हैं जिनका मानव सूचकांक का स्कोर 0.800 से ऊपर है। ऐसे देशों की संख्या पूरे विश्व में 59 यानी 59 है। उच्च कोटि के देश का जो मानव विकास सूचकांक का स्कोर है वो 0.701 से लेकर के 0.799 के बीच है। ऐसे देशों की संख्या विश्व में 53 है। मध्यम स्तर के जो देश हैं, मध्यम स्तर के जो मानव विकास के देश हैं,
उनका मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.550 से लेकर के 0.700 के बीच है, जिनकी संख्या विश्व में 39 है। निम्न स्तर के मानव विकास वाले देश जिनका मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.549 से नीचे है, उनको रखा गया है। इनकी संख्या विश्व में 38 है। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनके स्कोर 8 के ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार इस वर्ग में 59 देश सम्मिलित हैं और एक तालिका आगे दी गई है जिसमें प्रथम 10 देशों को दर्शाया गया है जिनका मानव विकास सूचकांक का स्कोर उच्च है। ये तालिका है। इसमें नॉर्वे सबसे ऊंचे उत्कृष्ट या नंबर 1 पर है, जिसका मानव सूचकांक स्कोर सबसे अधिक है। इसके बाद स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड आदि देश आते हैं। उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्धता के आधार पर सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग किया है। इसका मतलब ये है कि जो उच्च कोटि के मानव विकास सूचकांक प्राप्त देश हैं, उन्होंने अपने जो सामाजिक खंड हैं उसमें निवेश अधिक किया है और उसमें सुशासन और स्वास्थ्य सेवाओं का अच्छा निवेश किया है, जिससे उन्हें जो सूचकांक स्कोर है, मानव सूचकांक स्कोर है, वो अधिक प्राप्त है। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देश की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों में खर्च हुआ है। क्या आप कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों में समान हों? इसका मतलब है कि जो राष्ट्र का आय है उसका कितना हिस्सा इन सेक्टरों में, जो सेक्टर ऊपर बताए गए हैं, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक खंडों में सुशासन पर कितना खर्च किया गया है, उस पर ध्यान देने को कहा गया है कि उसके अनुसार वहाँ का मानव का विकास हुआ है। आप देखेंगे कि इनमें से अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियाँ रही हैं। कहने का मतलब आप देखेंगे कि जिनके उच्च स्तर मानव विकास सूचकांक का स्कोर उच्च है, आप देखेंगे कि ये देश पहले साम्राज्यवादी शक्तियाँ रही हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिकीकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देश की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है, जिन्होंने इस सूची में अपना अलग स्थान बनाया है। मानव विकास के मध्यम स्तर वाले देशों का वर्ग विशालतम है। मध्यम
मानव विकास वर्ग में कुल 39 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे, जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1990 की ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ। इनमें से अनेक देश अधिक लोकोन्मुखी नीतियों को अपना करके तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतम मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीति, अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या 38 है। इसमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल और बीमारी के अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। तो जिस तरह इसमें वर्णित है कि किसी भी देश के मानव विकास का जो सूचकांक का जो स्कोर है वो डिपेंड करता है कि उस देश में लोकोन्मुखी नीतियाँ कितना अपनाया है, सामाजिक भेदभाव से कितना दूर रहा है। तो ये देश जो लोकोन्मुखी नीतियों को अपनाए हैं, जो सामाजिक भेदभावों को दूर रखा है और विभिन्न क्षेत्रों में जो कि आपको बताया गया, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं आदि में जो मूलभूत मानव विकास की आवश्यकताएं हैं उसमें निवेश किया है, वो मानव विकास सूचकांक के उच्च स्तर को प्राप्त किया है। जबकि जो देश राजनीतिक रूप से अस्थिर हैं, राजनीतिक उपद्रव है, गृह युद्ध है, सामाजिक अस्थिरता है, द्वेष है, नफरत है, ऐसे देश में मानव का विकास नहीं होता है, बहुत कम होता है, वो निम्न पादान पर होते हैं। किसी देश में शांति, सुख, सुविधा की जितनी बढ़िया व्यवस्था होगी, जितनी बढ़िया नीति सरकार बनाएगी, वहाँ मानव विकास का उतना ही अच्छा स्कोर प्राप्त करेगा। इस प्रकार मानव विकास का यह चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आगे अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। तब तक उम्मीद है कि छात्र इसको 2-3 बार देखें और इसका एक विधिवत नोट बना लें। धन्यवाद।